हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे शुरुआत में लिखा हुआ है तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? शुरुआती की बात है, शुरुआत में लोग इधर उधर क्यों घूमते थे उसके बारे में बातें हैं बच्चों। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। देखो, सबसे शुरुआत में जो लोग रहा करते थे महाद्वीप पर, जहाँ पे हम रहते हैं अभी के टाइम, उनको एक नाम दिया गया था जिसका नाम था आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब है ऐसे लोग जो कि खाने को बचा के रख लेते थे। ऐसे लोग जो खाने को बचा के रख लेते थे या उसका संग्रहण कर लेते थे। ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब ये एक जगह से दूसरी जगह पर भी घूमते थे। अब क्यों घूमते थे, इसके कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। समझ रहे बच्चों? अगर कहीं पे तुम रहोगे तो वहाँ के जो जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो वो तो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे। इसलिए वो घूम घूम कर अलग अलग जगह पर अलग अलग शिकार करते थे, अलग अलग पेड़ पौधों से फल खाया करते थे। ठीक है। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। और तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो कारण बता रहा, पहला कारण क्या था, वो क्यों छोड़ के जाते थे? अगर एक जगह पे रहते तो वहाँ पे जो खाना था उसकी भरमार कम हो जाती। दूसरा कारण क्या था कि जो जानवर होते हैं वो भी सीज़न वाइज अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। ठीक है, ऋतुओं के हिसाब से अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं, इसलिए लोगों को भी करना पड़ता था उनके शिकार के लिए। तीसरा कारण ये भी है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सीज़न वाइज उगते हैं। जैसे कि अगर आप अपने इलाकों में खाते होंगे तो गर्मियों में आम खाते हैं, जबकि ठंडियों में ठंडे प्रकार की वस्तुएं खाते हैं, जैसे संतरा वगैरह हो गए। ये फल ठंडियों में उगाए जाते हैं। ठीक है। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव ही नहीं होता। देखो, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह पाओगे, कहने का मतलब ये। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। ठीक है। और पानी कहाँ मिलता है? पानी का स्रोत बता रखा है, झीलों में मिलता है। ठीक है, झरनों में मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है, जो कि पीने लायक पानी होता है। समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते। ठीक है बच्चों। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, जबकि कोई ऐसी नदियाँ होती हैं, कोई ऐसी झीलें होती हैं जहाँ का पानी कभी सूखता ही नहीं है। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, और कुछ ऐसी नदियाँ भी होती है, कुछ ऐसे झील भी होते हैं जहाँ पे पानी कब मिलता है, जब बारिश वगैरह हुई होती है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। एक ये भी कारण है कि पानी की तलाश में लोग इधर उधर जाते होंगे। ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों की जानकारी कैसे मिलती होगी कि आरंभिक के मानव थे या नहीं थे।
तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल पहले के ज़माने के जो मानव हुआ करते थे वो इस्तेमाल करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। ये संभव भी है कि उन्होंने औजार किस चीज़ बनाए होंगे, पहला पत्थरों से, कुछ लकड़ियों से भी बनाएंगे और कुछ हड्डियों से भी औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं और जो पत्थरों के औजार हैं वो आज भी हमारे पास रखे हुए हैं संग्रहण करके। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। देखो अलग अलग औजार के अलग अलग काम होते हैं, तो कुछ औजारों का प्रयोग वो फल फूल काटने के लिए करते थे, कुछ हड्डियों को काटने के लिए, कोई मांस काटने के लिए, वह पेड़ की छालों काटने के लिए, साथ साथ जानवरों की खाल उतारने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ ऐसे भी थे जैसे पहले के समय के लोग पत्थरों का इस्तेमाल करके, हड्डियों का इस्तेमाल करके क्या बनाते थे, लकड़ियों का इस्तेमाल मुट्ठे लगाकर भाले बनाया करते थे। भाला जो कि पुराने ज़माने के सैनिक इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और भाले की तरह बाण बनाए जाते थे, जो तीर बोलते हैं बाण को। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, कुछ औजारों से ये भी है कि लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। उस समय के लोग लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ, मतलब कि जलाने के साथ साथ, इस्तेमाल करने के साथ साथ झोपड़ियाँ बनाने और औजार बनाने के लिए भी किया करते थे। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं बच्चों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे दे रखी हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो समझ में आएगा क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य। पत्थर के औजारों का उपयोग कैसे, बाएं साइड, ये दाएं ये बाएं, तो यहाँ पे देखो खाने की योग्य है, कहाँ साइड, ये वाला, ये खाने वाली वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, ठीक है, खाने वाली वस्तुओं के लिए इस्तेमाल में करा जा रहा है। लिखा हुआ है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है। और दाएं साइड जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। देख रहे हो। आगे रहने की जगह निर्धारित करना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो रहने की जगह कैसे निर्धारित करते हैं, वो रहेंगे कहाँ, ठीक है। मानचित्र 2 को देखो, ये मानचित्र है हमारे पास, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण पूरा स्थल लिखा हुआ है, बुर्ज, होम, कॉलोनी, कुछ जगह के नाम हैं, ठीक है। पैमाना नहीं दिया गया है यहाँ पे, देखो इनके बारे में बात करी गई है। मानचित्र 2 है हमारा, तो यहाँ पे मानचित्र 2 लिखा हुआ है साइड में। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। कहाँ ढूंढना है, लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण कहाँ लिखा है, लाल त्रिकोण ऐसी जगह है जहाँ पे कि हमें ये लोग मिले हैं। लाल त्रिकोण ढूंढिए कहाँ लिखा है, ये देखो, ये लाल त्रिकोण मतलब त्रिकोण है जो कि लाल कलर में है। पहला ये रहा त्रिकोण, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। ये कुछ त्रिकोण है जहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं हमें। 3 त्रिकोण दिखाई दे रहे हैं। 3 त्रिकोण में क्या मिला है हमें, आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे वे लोग रहते थे जो पहले के समय के इंसान हुआ करते थे। पहला भीमबेटका में, दूसरा हुसगी में, तीसरा कुरनूल की गुफाओं में, ठीक है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कुछ ऐसे भी जगह पाए गए हैं जहाँ की बहुत फेमस झील थी, नदियाँ थी उनके आसपास, ठीक है। पानी का एक स्रोत होता था जो कि महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है हमारे जिंदा रहने के लिए। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे पत्थर मिल सके जिससे कि वो औजारों को बना सके। अगर अच्छे पत्थर होंगे तो अच्छे क्वालिटी के औजार बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है, देखो सेल चित्रकला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेल चित्रकला का मतलब होता है, इस चित्र के बारे में बताओ। ये एक ऐसा चित्र होता है जो कि पत्थरों गुफाओं में बनाया जाता है, ठीक है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है कि उन्होंने कैसे उसे मारा। ये सारी चित्र देख रहे हो बच्चों, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, जो अभी के टाइम मध्य प्रदेश है उसका पहला नाम था भीमबेटका, ठीक है। वहाँ पे हमें मिले हैं आखेटक के चित्र। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं।
लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? देखो ये सवाल है, उन्होंने यही जगह क्यों चुनी? यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, इसलिए चुनी ताकि वो बारिश से बच सकें, धूप से बच सकें और साथ साथ जो हवाएं चलती है तेज तेज उन हवाओं से भी बच सकें। ठीक है, एक शेल्टर के रूप में, घर के रूप में इसे माना था उन्होंने। पानी की भी भरमार मात्रा था क्योंकि उनके पास क्या थी? नर्मदा घाटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा स्थल आज के लिए बहुत है बच्चों, मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना हो, तो पूरा स्थल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लीड एंड अर्न। पहले रीड करो, उसके बाद अर्न करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना कोई भी डाउट हो। ठीक है, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।